बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन और हमारा आज का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बेसिकली ये कंटिन्यूशन है कंपैरेटिव स्टेटमेंट की, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, यानी पैटर्न क्या होता है, यानी वो शीट जिसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं वो किस तरह से ड्रा किया जाता है, तो उसका फॉर्मेट क्या है। लेकिन फॉर्मेट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट चल रहा है ये आलमोस्ट ओल्ड फॉर्मेट है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आ चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है जो कि पाकिस्तान में उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जो करंट पैटर्न चल रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज हम आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट की दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर एक वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो कि पाकिस्तान में चल रहा है, नंबर दो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जिनमें जो न्यू एडिशन है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है उसके मतलब आपको बताएंगे। तो दोस्तों, किसी भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ये एक्सेल पर एक नॉर्मल शीट बना लेते हैं लोग, या अगर कंप्यूटराइज आपके पास सॉफ्टवेयर चल रहा है तो उसमें एक ऑटोमेटिकली फीड होगा तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपकी आ जाएगी। तो मकसद ये है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कंपनी का नाम होगा, प्राइस कंपैरिजन स्टेटमेंट लिखा होगा कि ये हेडिंग है कि ये इस फॉर्म का नाम है, उसके बाद डेट होगी किस डेट को ये जनरेट हो रहा है, डिमांड का नंबर होगा किस डिमांड के अगेंस्ट ये जनरेट हो रहा है, उसकी डेट क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, जैसे कि डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वालों की डिमांड है, HR की है, IT की है, एडमिन की है। जिस भी डिपार्टमेंट की डिमांड होगी उस डिपार्टमेंट का नाम होगा, डेट होगी रिक्विजिशन की और रिक्विजिशन का नंबर होगा। तो नॉर्मली जो कॉलम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में होते हैं उसमें सीरियल नंबर है, इसमें 1 2 3 आप कुछ भी जितने प्रोडक्ट आपने जिनके कंपैरिजन करना है वो आप दे देते हैं जो कि आपकी उस रिक्विजिशन के अंदर है। उसके बाद इसमें आइटम की डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि जो रिक्विजिशन के अंदर आइटम डिमांड की गई होंगी आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आइटम की डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर उसकी क्वांटिटी क्या है, कितने पीसेस रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्विजिशन से आप लेंगे। आइटम डिस्क्रिप्शन रिक्विजिशन से आएगी, आइटम की क्वांटिटी भी रिक्विजिशन से आएगी। उसके बाद है प्रीवियस हिस्ट्री का रेट, यानी हिस्ट्री में ये आइटम जो है ये परचेज़ की गई है तो उसका रेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये आइटम फर्स्ट टाइम है तो फिर यहाँ पे रेट अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा रेयरली होता है कि कोई नई आइटम हो। नॉर्मली जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही होती है वहाँ पे सारी आइटम ऑलमोस्ट रिपीट ऑर्डर हो रहे होते हैं, वो प्रोडक्शन रिलेटेड आइटम हो, एडमिन रिलेटेड हो या ऑपरेशन रिलेटेड हो, तो वो सारी आइटम्स रिपीट ऑर्डर हो रहे होते हैं। तो इसलिए हर आइटम का रेट ऑलमोस्ट हिस्ट्री में अवेलेबल होता है कि ये लास्ट टाइम किस रेट पर परचेज हुई थी। तो ये प्रीवियस रेट है यहाँ पर। फिर आपने इन आइटम और क्वांटिटी का जो आपने RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कॉल की, आपने जो कोटेशंस के लिए लेटर लिखे हैं अपने वेंडर को, तो आप यहाँ पे 3 कोटेशन या 3 से ज़्यादा आप 4 5 6 जितनी भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट होती है तो आप मिनिमम 3 कोटेशन तो लाजमी लेंगे। और ज़्यादा मार्केट चेक करना चाहें तो ये अच्छी बात है। तो हम अभी 3 कॉलम दे रहे हैं, आप इनको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 6 7 8 जितने भी आप कोटेशन लें। तो आपने X कंपनी से एक कोटेशन ली, Y कंपनी से ली और Z कंपनी से ली। फॉर एग्जांपल आप पेन ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपने पेन की 100 क्वांटिटी चाहिए आपको और प्रीवियस रेट इसका था 10 रुपये। तो अभी आपने जो रेट लिए हैं ये 10 रुपये है, ये 11 रुपये है, ये 10 रुपये 50 पैसे है। तो ये 3 रेट आपने ले लिए। तो अब आपने ये देखना है कि हमारे पास जो 3 रेट है इनमें लोएस्ट रेट कौन सा है। तो लोएस्ट रेट हमारे पास 10 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ ही लास्ट पर जो बाइंग थी वो हिस्ट्री में अवेलेबल है। और इसका मतलब कि यहाँ पे अगला कॉलम है रेट डिफरेंस का। रेट डिफरेंस से मुराद है कि अगर आपके पास जो रेट आ रहे हैं इन रेट में अगर फॉर एग्जांपल ये भी 11 रुपये हो तो इसका मतलब प्रीवियस रेट 10 रुपये था और वो भी लोएस्ट 11 है, तो आपका 1 रुपये का रेट डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 0 रेट डिफरेंस है। परसेंटेज रेट इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ तो 0% है। तो यहाँ पे तो इस तरह से हम 10 रुपये वाले को ऑर्डर कर देंगे क्योंकि ये लोएस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे हम इन प्राइसेस को जो हमने करंटली ये 1 2 3 जो कोटेशन ली हैं इनको हम कंपेयर कर रहे हैं बेस प्राइस जो कि प्रीवियस प्राइस थी। तो जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि
लोग जो परचेज़र मोस्टली गलती करते हैं वो 3 कोटेशन लेते हैं और इनका आपस में कंपैरिजन कर देते हैं कि जी एक की 10 रेट था, 11 था, 10.5 था, तो इन तीनों में से 10 वाला लोएस्ट है तो मैंने लोएस्ट को ऑर्डर दे दिया। और मार्क्स में और जस्टिफिकेशन कुछ नहीं लिखते, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे पता चले कि आपने ये 10 रुपये को क्यों सिलेक्ट किया है। तो और हिस्ट्री में भी प्राइस अवेलेबल नहीं, यानी कि बेस प्राइस जिससे आप कंपैरिजन का मतलब है तो कि आप किसी बेस से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसकी बेस प्राइस क्या है, इसके बारे में कुछ अगर इल्म ना हो कि किस प्राइस से आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर इस कंपैरिजन का कोई फ़ायदा नहीं। तो जब प्रीवियस रेट यहाँ पर अवेलेबल है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन है विद प्रीवियस रेट के। हमने लास्ट टाइम ये आइटम 10 रुपये पे ली थी, अभी भी 10 रुपये अवेलेबल है और कोई इंक्रीज़ नहीं हो रही, परसेंटेज ज़ीरो है, रेट डिफरेंस ज़ीरो है। तो रिमार्क्स में हम लिख सकते हैं कि जी हमने जो करंट जो बाइंग है ये उसी रेट पे हो रही है जो कि लास्ट रेट हमारे पास अवेलेबल था। तो लेकिन अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यही पेन जो है हमने कोटेशन ली है, यही 100 क्वांटिटी है और 10 रुपये इसका रेट था, अभी इसकी रेट इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो करंट रेट, जो करंट कंपैरिजन है वो 11, 12 और 13 रुपये का पेन आ रहा है। तो हमने लास्ट टाइम इसमें को 10 रुपये में लिया था, तो अभी लोस्ट 11 रुपये रेट है, लेकिन रेट इंक्रीज़ हुआ है +1, 1 रुपया बढ़ गया रेट, और कितना 10% रेट इंक्रीज़ हो गया। तो जैसे ही रेट इंक्रीज़ होता है तो आपको इसको अकाउंट्स वालों को या जो भी बजटिंग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की बजटिंग कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। जितने भी अगर तो माइनर सा डिफरेंस है तो इसकी ये एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन अगर माइनर डिफरेंस ना हो और या कंपनी का जो भी रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन हो उसके हिसाब से आपको कॉस्टिंग वालों को अपने जब भी रेट इंक्रीज़ हो तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो जो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है, जो प्रोडक्ट उसकी वजह से इम्पेक्ट हो रही है रेट बनने से, वो उसकी कॉस्ट को रिकन्सिडर कर सकें। फॉर एग्जांपल कुछ मशरूबात बन रहे हैं तो आपकी अगर शुगर की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन रही है उसकी प्राइस जो कि यूनिट प्राइस होगी वो इम्पैक्ट, उस पर इफ़ेक्ट आएगा उस रेट इंक्रीज़ का। तो ये डेफिनेटली आपको अपनी कॉस्टिंग या बजटिंग जो कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये रॉ मटेरियल या ये प्रोडक्ट जो कि एडिशनल प्रोडक्ट जो एडमिन रिलेटेड प्रोडक्ट हैं इनके रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, या प्रोडक्शन रिलेटेड आइटम के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो और ये उसकी परसेंटेज है और ये फ्लक्चुएशन है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको फिर वो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिकंसिडर करते हैं कि आप प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ा देनी चाहिए या उसको किसी और तरह से एडजस्टमेंट देनी चाहिए। तो अब ये जो रेट 1 रुपया बढ़ गया यहाँ पे, ये पीछे 10 रुपये था, तो अभी लोस्ट 11 है और पीछे 10 रुपये था। तो अब यहाँ पे हमने इस 11 को फाइनल कर दिया कि जी 11 रुपये जो है लोएस्ट पॉसिबल रेट है, और रिमार्क्स में हम फिर लिख देंगे कि जी रेट जो है हमने इतनी कोटेशन ली और इसमें से ये रेट लोएस्ट आया, लेकिन ये प्रीवियस रेट से इतने % ज़्यादा था, तो ये हमने रेट फाइनल कर लिया। अब यहाँ पर 2 तरह की प्रैक्टिसेस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से मुराद है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की पॉलिसी होती है कि आपने फेयर कंपटीशन को आना है, आपके पास जो भी लोएस्ट रेट आता है आपने उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे कि ये लोएस्ट रेट है तो ये हमने फाइनल कर दिया, हमने कोई नेगोशिएशन नहीं की। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन और मोस्टली जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आपने जो कोई भी अगर लोएस्ट रेट भी हमने हमारे जो प्रीवियस रेट है उससे ज़्यादा, तो आप इसको नेगोशिएट कर लें, आप उससे वेंडर से नेगोशिएट करें। वेंडर के पास हमेशा कुछ मार्जिन होता है, कुछ ऐसा कुशन होता है, स्पेशली वो वेंडर जो आपके रेगुलर वेंडर हों और जो आपके लिए क्वांटिटी जो स्टॉक मेंटेन कर रहे होते हैं, उनको इल्म होता है कि इनके लिए इतनी स्टेशनरी मंथली यूज़ हो रही है, इतने क्लीनिंग केमिकल यूज़ हो रहे हैं, इतना प्रोडक्शन मटेरियल यूज़ हो रहा है, इतने कॉटन यूज़ हो रहे हैं। तो हर वेंडर को आपकी मंथली रिक्वायरमेंट का इल्म होता है, वो उस हिसाब से अपना स्टॉक मेंटेन कर रहा होता है। तो जैसे प्राइसेस मार्केट में बढ़ती हैं तो वो प्राइसेस उस डेट से जो उसका स्टॉक अवेलेबल होता है वो उसकी प्राइसेस नहीं बढ़ती, उसके पास इतना कुशन होता है कि वो आपकी नेगोशिएशन को बर्दाश्त कर सके और अपनी प्राइस को 11 से 10 पर ला सके। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लोएस्ट प्राइस आने पर भी लोएस्ट प्राइस को फर्दर नेगोशिएट कर लें
तो आप उसको वेंडर को नीचे ला सकते हैं। तो अब ये 2 कॉलम जो मैंने छोड़े हुए हैं, अभी मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो नॉर्मली पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रही है वो यही हो रही है कि आपने कोटेशन ली और उन कोटेशन का जो कंपैरिजन किया उसमें लोएस्ट प्राइस को फाइनल कर लिया। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रैक्टिस चल रही है, जो कि यहाँ पे रहे, आप इसको एक नया कॉलम ऐड कर लें, ये है नेगोशिएटेड अमाउंट का, कि आपने, और ये नेगोशिएटेड अमाउंट आपको लाजमी नहीं कि आपकी ये प्राइस ज़्यादा आ रही है तो आपने नेगोशिएट करना है। अगर ये प्राइस 10 भी हो तब भी आप इस वेंडर से नेगोशिएट करें, क्योंकि वेंडर के पास कुछ कुशन होता है और वेंडर आपको, ये मार्केट कंपेटिबल प्राइस है, ये मार्केट की प्राइसेस हैं। अगर कोई भी बंदा मार्केट में जाता है उसको जो प्राइस मिलेगी वो ऑलमोस्ट यही मिलेगी, 10, 10.5, 11, 9.5, 10.5, इस तरह से वो प्राइसेस मिलेंगी। तो ये वो एक फेयर प्राइस आपको ऑफ़र कर रहा है, नॉर्मल प्राइस ऑफ़र कर रहा है। तो आप अगर इसी पे अपनी कंपैरिजन को क्लोज करके 10 वाले को ऑर्डर दे देंगे तो आप अपना लॉस करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो लोएस्ट प्राइस है वो लोएस्ट, ये वाली प्राइस लोएस्ट नहीं है जो आपने नॉर्मली अपने RFQ में ली है, वो लोएस्ट नहीं है। लोएस्ट वो है जो कि आपने नेगोशिएट की है। तो नेगोशिएशन का प्रोसेस आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास इस वेंडर ने 11 रुपये प्राइस दिया, इसने 12 दिया, इसने 13 दिया, तो आपने जिसने 11 रुपये दिया पहले आप इसको ऑफ़र करें कि भाई हमें ये इतनी क्वांटिटी जो आप 11 रुपये में दे रहे हैं, हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए ये प्रोडक्ट, तो हम इसको 9.5 पे ऑफ़र कर रहे हैं कि आप 9.5 एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर तो ये बंदा 9.5 पर आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यही ऑफ़र आप नेक्स्ट वेंडर को जो जिसने 12 रुपये रेट दिया तो आप इससे नेगोशिएट करें। अब आप इसको ऑफ़र करेंगे भाई आपने 9.5 पर आना है। अब येस नो करें कि आप 9.5 पर आते हैं या कि मैं ऑर्डर किसी दूसरे वेंडर को दे दूं जो कि इस पर हमें एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसी तरह से आप अगर ये मानता है या नहीं मानता और थर्ड ऑप्शन पे आप तीसरे पर आ जाएं, तो अब जब आप इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप ऑफ़र करते हैं अपनी बिड प्राइस के हमें 9.5 पे इसको परचेज़ करना है, अगर आप इसको दे सकते हैं तो वेलकम, आप आ जाएँ। तो इस तरह से आप जब तीनों से करेंगे तो डेफिनेटली इन तीनों ही मानेंगे या तीनों में से कोई 2 या 1 मानेगा। तो वो प्राइस जो जब आप इसको नेगोशिएट करके 11 या 12 या 13 जो भी ये रेट दे रहे हैं उसको 9.5 पे ले आएंगे तो ये आपकी नेगोशिएटेड प्राइस है और ये फाइनल प्राइस है। और ये कॉस्ट सेविंग, यहाँ पे आप जितनी कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और जो रेट डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आप अपनी कॉस्ट सेविंग निकाल सकते हैं कि आपने मार्केट प्राइस, जो हाईएस्ट प्राइस है ये मार्केट प्राइस है, ये आपकी लोएस्ट प्राइस है और ये आपकी नेगोशिएटेड प्राइस है। तो ये प्राइस 13 रुपये से 3.5 रुपये कम है और ये जो कि मार्केट प्राइस है, यानी आपने मार्केट प्राइस से 3.5 रुपये कम पे लिया है। और ये प्राइस आपकी जो लोएस्ट प्राइस आपके पास आई थी 11 रुपये, उससे 2.5 रुपये कम है। तो आपने जो नेगोशिएट किया वो 9.5 है और आपकी हिस्ट्री में ये प्राइस 10 रुपये थी। तो इस तरह से आपने जो कॉस्ट सेविंग की है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो नेगोशिएट प्राइस आपकी है ये 9 रुपये 50 पैसे आपका, जिस पे आप ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो ये वो ट्रेंड है जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं है या बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हो रहा होगा कि आप फर्दर जो आपके पास लोएस्ट प्राइस आती है उसको फर्दर नेगोशिएट करके तो उसको नीचे ला सकते हैं। अब जो नेगोशिएशन का मसला है कि आप किस तरह से वेंडर को किन आइटम पे नेगोशिएट कर सकते हैं, तो नेगोशिएशन प्रोसेस का आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो आपकी डायरेक्ट बाइंग है उसको आप कम नेगोशिएट करें, जो आपकी इनडायरेक्ट बाइंग है उसको आप मैक्सिमम नेगोशिएट करें। तो दोस्तों नेगोशिएशन के लिए कहा जाता है कि आपकी जो इनडायरेक्ट बाइंग होती है उस पर आपको मैक्सिमम नेगोशिएट कर लेना चाहिए, जो डायरेक्ट बाइंग है उस पर आपको प्राइस कॉन्शियस रहना चाहिए, यानी उस पर नेगोशिएशन कम करनी चाहिए और क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। इनडायरेक्ट बाई में आपकी जो प्रोडक्शन के अलावा आइटम होती हैं जैसे कि एडमिन की आइटम है, IT की, HR, सेल्स, मार्केटिंग, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आइटम्स होती हैं आपकी मंथली, वो इनडायरेक्ट बाइंग होती है। वहाँ पे आप वेंडर का मैक्सिमम उसको स्क्वीज़ कर सकते हैं, उसका गला दबा के उसको लोएस्ट पॉसिबल रेट पर ला सकते हैं।
वहाँ पर आपके पास नेगोशिएशन मार्जिन ज़्यादा होता है, और वो आइटम भी ऐसी होती हैं जो कि मंथली कंज्यूमेबल आइटम होती हैं, और वो वन टाइम बाइंग होती है, उसके बाद कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट मंथ में फिर डिमांड आ जाती है। तो इस तरह के आइटम के लिए ना तो आपको सर्विसेज की ज़रूरत होती है, ना ही किसी और ऐसे प्रॉब्लम की ज़रूरत पड़ती है जिस पे आपको वेंडर को दोबारा कॉल करना पड़े। तो ये वन टाइम बाइंग होती है, आपने चीज़ें ली, पेमेंट की और चीज़ें कंज्यूम होकर ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे आपको प्राइस कॉन्शियस होना चाहिए और आपको मैक्सिमम नेगोशिएट कर लेना चाहिए। लेकिन जो डायरेक्ट बाइंग होती है, जो प्रोडक्शन रिलेटेड बाइंग होती है, जो कि आपका कोर बिजनेस के रिलेटेड बाइंग होती है, यानी कि जो भी आपका बिज़नेस है, एक्चुअल जो प्रोडक्शन हो रही है, जो आपका कोर बिज़नेस है, उसके मुतल्लिका जो आइटम्स है, उसके लिए आपको प्राइस कॉन्शियस होना चाहिए। उसके लिए आपको कॉस्ट क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए कि आप उसकी क्वालिटी को प्रेफरेंस दें और प्राइस को सेकंड पोजीशन पर ले आएँ। क्योंकि क्वालिटी, अगर जैसे कि आपका कोई सिरप बन रहा है, आपका कोई रिफ्रेशिंग सिरप बन रहा है, कोई शरबत बन रहा है, बेवरेज बन रही है कुछ, तो शुगर आपको फाइन क्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोअर क्वालिटी की शुगर को यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की रिप्यूट का मसला है, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसकी रिप्यूट है और उसकी मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो आप अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को लॉस नहीं कर सकते। तो आपको उसके इंग्रेडिएंट को मैक्सिमम हाई क्वालिटी का रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप कॉस्ट सेविंग नहीं कर सकते। ऐसे आपकी फार्मास्यूटिकल बन रही है, तो आप मेडिसिन बन रही है, तो आपको रॉ मटेरियल अगर चाइना से, इंडिया से सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन आपका एंड यूज़र कह रहा है कि आपको जर्मनी के रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप उसको जर्मनी का ही लेंगे, खा उसकी प्राइस कुछ भी हो। तो आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़ता है। लेकिन जो अदर देन प्रोडक्शन की आइटम होती हैं, जो कि इनडायरेक्ट बाइंग में आती हैं, वहाँ पे आप वेंडर को मैक्सिमम नेगोशिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नेगोशिएशन में उसको, जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट बाइंग है, वहाँ पे आप वेंडर को स्क्वीज़ करते हुए उसका गला दबाएं, उसको लोएस्ट पॉसिबल रेट पे ले आएँ। वो रेट जो आप समझते हैं कि मुझे इससे, देखें ये एक नॉर्मल सी, अगर मुझे एक शूज़ चाहिए तो मैं 500 रुपया लेके मार्केट नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि 500 में शूज़ नहीं आएंगे। मेरे जहन में है कि कोई ऑलमोस्ट 3000 रुपया मुझे अपनी जेब में रखना पड़ेगा। ना तो मैं 50,000 रुपया जेब में रख के जाऊँगा बाज़ार कि मैंने शूज़ खरीदने हैं, ना मैं 500 रुपया रख के बाज़ार जाऊँगा। मुझे जो मेरी सेंस है वो ये है कि एक 3000 राउंड अबाउट एक नॉर्मल शूज़ मिल जाएंगे। तो मुझे 3000 के राउंड अबाउट जो अमाउंट मेरे जहन में आ रही है, ये मार्केट कंपेटिबल प्राइस है। तो ऐसे जो बंदा परचेज़ कर रहा था, वो बंदा जो कि बाइंग से रिलेटेड है, जो उसकी बाइंग में जो कैटेगरी है, जो आइटम उसके पास आ रही हैं, उसको वो सारी आइटम फिंगर टिप्स पे होती हैं। उसको पता होता है कि इनकी मार्केट कंपेटिबल प्राइसेस क्या हैं मार्केट की। तो यहाँ पे आपकी जो 12 और 13 रुपये है, ये मार्केट कंपेटिबल प्राइसेस हैं, ये फेयर मार्केट प्राइसेस हैं। अगर आप पेन की प्राइस देखेंगे, आप सोचेंगे कि पेन लेना है, तो आपके जहन में जो फ़ौरन प्राइस आएगी वो आएगी 12-13 रुपये, 11-12-13 रुपये कुछ के, ये इतनी प्राइस होगी। तो ये मार्केट प्राइस है, ये एक फेयर प्राइस है। 11 रुपये जो है ये लोअर प्राइस है, ये लोएस्ट प्राइस है, जिस पे कि कोई वेंडर, एक वेंडर आपको ऑफ़र कर रहा है कि मार्केट की प्राइसेस तो 12-13 है, लेकिन मैं आपको कम करके 11 पर दे दूंगा। तो ये लोएस्ट प्राइस है जहाँ पे आपने ऑर्डर कर देना है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आपने फेयर कंपटीशन पे जाना है, फेयर बिडिंग पे जाना है, आपको जो भी फेयर प्राइस आपके पास आ रही है आपने उसको फाइनल कर देना है, तो ये 11 रुपये आपकी फेयर कंपटीशन की प्राइस है, आप इस पर पीओ इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नहीं, आप फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन है उस आइटम की फर्दर नेगोशिएशन का, तो आप नेगोशिएट करें और तब आप 11, 12, 13 तीनों वेंडर को ऑफ़र कर देंगे कि भाई हमारी बिड प्राइस ये है, हम ये इस प्राइस को टारगेट कर रहे हैं इतनी क्वांटिटी के लिए, तो क्या आप 9.5 पर आएंगे? तो 9.5 पे होपफुली तीनों आ जाएंगे, या तीनों में से 2 आ जाएंगे या 1 आ जाएगा, तो जो भी आपकी उस नेगोशिएशन प्राइस पे आ जाता है। तो ये नेगोशिएटेड प्राइस जो आपके पास आती है, ये आपकी फाइनल प्राइस है। इसको नेगोशिएटेड प्राइस कहते हैं, इसको मार्केट कंपेटिबल प्राइस कहते हैं, इसको लोएस्ट पॉसिबल प्राइस कहते हैं। यानी आपके पास 3 प्राइसेस हैं कि मार्केट की फेयर कंपेटिबल प्राइस क्या थी, वो 12-13 रुपये थी। आपके पास जो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस आई कोटेशन के अगेंस्ट, वो 11 रुपये थी, और आपने नेगोशिएट करके जो ऑर्डर किया वो 9.5 रुपये का था। तो ये आपकी नेगोशिएटेड प्राइस है। तो इस तरह से आपकी कॉस्ट सेविंग का एक कॉलम निकल आता है। तो आप अपनी क्वार्टरली कॉस्ट सेविंग कितनी है, एनुअली कितनी कॉस्ट सेविंग है, तो ये आपकी कॉस्ट सेविंग आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपके रूल्स में है कि नेगोशिएट करना है, तो आप बिल्कुल नेगोशिएट करके उसको नीचे लाएं। अगर आप समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं एक्सेप्ट करती, वो कहती जी आपने
फेयरली जो कंपटीशन को आया था उसमें जो लोएस्ट है उसको दें, तो फिर ये लोएस्ट प्राइस। लेकिन ये वो ट्रेंड है जो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में प्रिवेलिंग है। ये वो ट्रेंड है जो कि मार्केट में चल रहा है, जो इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तान में भी कुछ कंपनीज में हो, कुछ में ना हो, तो ये ट्रेंड नेगोशिएशन आपको नेगोशिएट करना चाहिए। नेगोशिएशन कैसे होती है, जैसे कि अब मैंने ये शर्ट पहनी है तो मुझे पता है कि मुझे इस तरह की 500 शर्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें इतना कपड़ा लगा हुआ है, इतने बटन लगे हुए हैं, इतनी स्टिचिंग की कॉस्ट है, तो ये 3 चीज़ें जब मैं इसकी एक्सेसरी, इसकी स्टिचिंग और इसकी क्लॉथ की कॉस्ट निकालता हूँ तो मुझे समझ आती है ये तो 250 रुपये में बन जाती है या 200 रुपये में बन जाती है। तो क्या मैं 200 में से उसके एक नॉर्मल प्रॉफिट ऐड करते हुए कितनी प्राइस ऐड करूँगा, तो वो जो मैं समझ रहा हूँ कि इतनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, तो ये मुझे पे कर देना चाहिए। तो ये आपकी नेगोशिएशन स्किल है। हम नेगोशिएशन स्किल पे एक अलग से भी डिटेल वीडियो देंगे ताकि आपको नेगोशिएशन स्किल के बारे में पता चल सके। लेकिन नॉर्मली नेगोशिएशन यही होती है कि आपको अपनी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका आइडिया होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप बाइंग कर रहे हैं वो किस प्रोसेस से होके मैन्युफैक्चर होती है और उस पर किस चीज़ की कितनी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर पेट बॉटल आपने परचेज़ करनी है तो आपको पेट रेजन की कॉस्ट अगर पता है तो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड करें तो ये आपकी बॉटल की कॉस्ट निकल आएगी। तो इस तरह से अगर कोई भी बंदा एक 200 ग्राम की पेट बॉटल के लिए कि मैं इतनी प्राइस डिमांड कर रहा हूँ और आप समझें कि 200 ग्राम पेट रेजन इतने का आता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी एडमिन चार्जेस और प्रॉफिट डाल के ये इतने बनते हैं और ये तो डबल मांग है, तो ये आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का आइडिया है कि आपने अपनी बाइंग की जो आइटम है उसको किस तरह से बाइंग करना है। आप उसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके रॉ मटेरियल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये किस चीज़ से बनी है, किस प्रोसेस से होकर गुजरी है और इसकी क्या कॉस्ट आती है। तो उस कॉस्ट के ऊपर अगर आप एक नॉर्मल प्रॉफिट अपने सप्लायर को पे कर देते हैं, इसमें कोई मजाक नहीं है, तो ये आपकी बेस्ट प्राइस निकल आएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। तो उम्मीद है आप इसको अपने डे टू डे जॉब या ऑनगोइंग इंटरव्यू के लिए किसी में हेल्पफुल समझेंगे। इन्फॉर्मेशन जितनी भी बेहतर आपको मिल जाए वो किसी ना किसी जगह काम आ जाती है। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।